Which is starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture we are going to continue our discussion regarding the vacation benefits. That was the topic we left on the last video. Fine, so we are continuing from the same topic, vacation benefits. अब यहाँ पे जो एग्जांपल इन्होंने डिस्कस की है, हमने जहाँ तक के टॉपिक को डिस्कस कर लिया, अब हम उसकी एग्जांपल के ऊपर बात कर रहे हैं. दे आर गिविंग यू अ डाटा दैट एन एम्प्लॉय is earning 20,800 for 52 weeks. एक एम्प्लॉय 20,852 वीक्स में अर्न कर रहा है. अब हम चाह क्या रहे हैं कि जो ये 2 वीक्स के वेकेशन बेनिफिट्स पे वो जा रहा है, उसके अंदर उसकी जो सेम सैलरी $20,800 ही इंश्योर हो. यानी अगर हम उसकी सैलरी में 28,800 की सैलरी में कोई भी डिडक्शन करते हैं, सो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय. ठीक है, एम्प्लॉय कहेगा कि सर आप मुझे 52 वीक्स के ऊपर 20,800 दे रहे थे, अब मैंने काम क्योंकि 50 वीक्स का किया और 2 वीक्स आप मुझे वेकेशन बेनिफिट दे रहे हैं, मुझे सैलरी सेम दें. अगर तो आप मेरी सैलरी में डिडक्शन करते हैं, फिर तो मेरा मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आई वॉज नॉट इन्जॉइंग एनीथिंग, दैट वॉज नॉट अ बेनिफिट फॉर मी. तो अब हम इसे इंश्योर कैसे करेंगे, और हम अब इस बेनिफिट देने के बाद कंपनी के लिए इस बेनिफिट को एक्सपेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमारी वो डिस्कशन है. ठीक है, अगर हम 20,800 को डिवाइड करते हैं 52 वीक्स पे, जितनी देर वो एम्प्लॉय ने हमारे लिए काम किया है, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आती है वो आती है $416. ठीक है, अब हमने सेम वही $20,800 को 50 वीक्स पे डिवाइड कर देना, यानी काम उसने हमारे लिए 50 वीक्स किया. तो अब जो हमारे पास अमाउंट आती है वो $400 आ रही है. यानी अगर हम 50 वीक से ऊपर उसकी ये पेमेंट कर रहे हैं, तो असल में उसे पेमेंट कितनी करनी चाहिए, $400. अगर बंदे ने ये सैलरी डिवाइड कर दें 50 वीक्स के ऊपर, तो पर वीक कितने कॉस्ट आनी चाहिए, $400. बट वी आर पेइंग 416 एज अ वेकेशन बेनिफिट. तो अब इन दोनों का फ़र्क अगर आप देखें तो $16 है. बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ नहीं सकेंगे और इन्हें मुश्किल होगी इस बात को समझने में कि सर ये आपने कैसे कैलकुलेट किया. मैं आपको कह रहा हूँ कि 20,800 जो सैलरी है, अगर हम उसमें कोई डिडक्शन करते हैं, तो एम्प्लॉय विल नॉट कंसीडर इट एज अ बेनिफिट. एम्प्लॉय कहेगा सर मुझे आप 20,800 दे रहे थे 52 वीक्स, अब आप मुझे कह रहे हैं कि 2 वीक्स की वेकेशन पे भेज रहे हैं, उसमें आप मुझे सैलरी कोई डिडक्शन करके दे रहे हैं. मुझे तो सेम सैलरी मिले तो मुझे लगेगा कि 2 वीक्स वाकई मैंने इन्जॉय की और मुझे वेकेशन कंपनी की तरफ से ग्रांट की गई है. तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम क्या कहते हैं कि सर ठीक है, यू आर वर्किंग फॉर 50 वीक्स बट स्टिल वी आर गिविंग यू द सेम सैलरी. तो अगर $20,800 को 52 वीक के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो टोटल सैलरी पर वीक कितनी आ रही है, 416. लेकिन क्योंकि एम्प्लॉय ने अब हमारे लिए काम करना है 50 वीक्स, तो 20,800 को डिवाइड कर देंगे 50 पे, तो आंसर कितना आएगा, 400. तो यानी बात है कि 50 वीक्स पे $400 हमें देने चाहिए, बट वी आर पेइंग $416. द डिफरेंस ऑफ दीज इज़ बेसिकली, दीज टू अमाउंट इज़ बेसिकली $16. और वो क्या है, वो वेकेशन एक्सपेंस है जो कंपनी क्रिएट कर रही है अपने लिए. यानी उन्हें पता है कि वेकेशन बेनिफिट एक्सपेंस, ये हमने एम्प्लॉय को बेनिफिट देना है और ये बेनिफिट हमारे लिए $16 का लॉस क्रिएट कर रहा है, तो हम इसे एक्सपेंस क्रिएट कर रहे हैं. द कंपनी स्टिल हैज़ नॉट पेड दैट अमाउंट. कंपनी ने अभी तक ये पेमेंट की नहीं है $16 की, तो कैश हमारा क्रेडिट नहीं हो रहा, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है. हमें पता चल गया है कि एम्प्लॉय अब काम हमारे लिए 50 वीक्स करेगा, लेकिन हमने उसे बेनिफिट देना है, वेकेशन बेनिफिट देना है. तो $16 की जो अमाउंट है, क्या हमने उसे पे कर दी है, नो. द सिंपल आंसर इज़ नो. तो अब एंट्री क्या पास करेंगे, वेकेशन बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट विथ $16, क्योंकि आपका $16 का ही एक्सपेंस हो रहा है. और वेकेशन बेनिफिट पेबल, पेबल का मतलब क्या आ गया, लाइबिलिटी आपकी पता चल गई. अब लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, किस साइड पे चली जाएगी, क्रेडिट साइड पे, और उसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, $1600. डैट इज़ बेसिकली द एंड ऑफ योर टॉपिक, डैट इज़ वेकेशन बेनिफिट. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डैट इज़ बोनस प्लान. कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को बोनस देती है. दिस टॉपिक कैन बी एन इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज लॉन्ग एज योर पेपर्स आर कंसर्न. अब यहाँ पे क्या है, एक कॉन्सेप्ट को हमने समझना है कि एम्प्लॉय को हम कहते हैं कि जब हमारे पास हमारे कंपनी को सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद
जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट की एक ख़ास परसेंटेज हम बोनस की फॉर्म में देंगे। अब हमने एग्जांपल क्या लिया, 10% की। मैं बुक की एग्जांपल ले लेता हूँ। बुक में इन्होंने एग्जांपल 5% की लिया है। मैं चलें 5% ले लेता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। अब मैं दोबारा आपको ये बात समझा रहा हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरी बात ये है कि सर हमने अपनी, अगर हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाएं, सर सेल्स, देन वी हैव CGS, then we have gross profit, then we have operating expenses. After removing operating expenses we have net income। हमारे पास नेट इनकम आ रही है। लेकिन सर नेट इनकम तो तब आएगी जब हम अपने तमाम बोनस को या बोनस एक्सपेंस को भी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट इनकम आएगी। तो सर अभी बोनस कितना देना है वो भी मालूम नहीं है, और वो बोनस जो अननोन अमाउंट है वो निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो नेट इनकम है। और बोनस क्या है, इसी नेट इनकम का 5% है। अब मेरी बात जैसे नहीं समझ आ रही वो वीडियो बार बार पीछे करके चेक करेगा कि मैं क्या बात समझा रहा हूँ। बोनस एक्सपेंस निकालने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आपकी नेट इनकम होगी, और उसी नेट इनकम का 5% आपका बोनस होगा। तो बंदा कहेगा कि सर मुझे तो नहीं पता बोनस एक्सपेंस कितना है, मुझे अगर वो मतलब मेरे लिए तो क्वेश्चन मार्क है वो अमाउंट। वो $100 है तो मैं सारे एक्सपेंसेस, जब ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंसेस निकालने होंगे, मैं $100 माइनस करने के बाद मेरे पास नेट इनकम आएगी। तो और आप कह रहे हैं कि नेट इनकम का 5% मेरा बोनस बनेगा। जब मुझे ये वाली अमाउंट ही नहीं पता, तो मैं कैसे इसे सॉल्व करूँगा। अब यहाँ पे दिमाग मतलब माउफ होने लग जाता है कि बंदे को समझ ही नहीं आ रही होती, कंफ्यूज होने लग जाता है कि जब आपने कहा कि इन नेट इनकम का 5% बोनस होगा, और नेट इनकम खुद कब निकलेगी, जब बोनस उसमें से माइनस हो जाएगा। तो सर मुझे बोनस की अमाउंट ही मालूम नहीं है। जब मुझे बोनस की अमाउंट ही मालूम नहीं है, मैं क्या चीज़ माइनस करूँगा कि नेट इनकम मिले, और उसी नेट इनकम का 5% मेरा बोनस अमाउंट होगी। तो यहाँ पे सारी कन्फ्यूजन होती है। नाउ वी आर कंसीडरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा दैट वी स्टडीड इन मैट्रिक और एन इंटरमीडिएट क्लास। वहाँ पे हमारा कुछ कॉन्सेप्ट, एक्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, जिसे हम अननोन वैल्यू ले लेते हैं एक्स। उसके बाद हम इस चीज़ को सॉल्व करने लगें तो हमारे लिए चीज़ें ज़रा सी आसान हो जाती हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। लेकिन अगर इसे थ्योरेटिकली अगर समझा जाए कि वाकई सर नेट इनकम का 5% बोनस देना है, और नेट इनकम कब निकली, नेट का मतलब क्या है कि व्हेन यू हैव एलिमिनेटेड ऑल द एक्सपेंसेस। अब वो उन तमाम एक्सपेंसेस में बोनस इटसेल्फ शामिल है, ठीक हो गया। अब उन्होंने यहाँ पे आपको कहा क्या है, वो कहते हैं कि द कंपनी एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम ऑफ 2,10,000, एनुअल नेट इनकम ऑफ 2,10,000, एनुअल नेट इनकम 2,10,000 है, ठीक है। अब आपसे क्या कहते हैं, टू लेट्स एज्यूम दैट एम्प्लॉय ऑफर्स अ बोनस टू इट्स एम्प्लॉयर, जो कंपनी का मालिक है, ऑफर्स अ बोनस टू इट्स एम्प्लॉयज़ इक्वल टू 5% ऑफ कंपनीज एनुअल नेट इनकम। कंपनी के नेट इनकम का 5% उन्हें बोनस देना है। टू बी शेयर्ड इक्वली टू ऑल, द कंपनी एक्सपेक्ट एनुअल नेट इनकम इज़ 2,10,000। अब एनुअल नेट इनकम वो अमाउंट होगी कि जिसके जो कब मिलेगी आपकी एक्चुअल, ये मतलब ये जो 2,10,000 है ये एक्चुअल नेट इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि नेट इनकम का कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़ाया है, नेट इनकम वो अमाउंट होती है जब आपका बोनस एक्सपेंस भी माइनस हो चुका हो। तो ये जो 2,10,000 है इसमें से अभी बोनस माइनस नहीं हुआ, ये बात आपने समझनी है। क्वेश्चन के अंदर जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे उसके अंदर ये प्री बोनस नेट इनकम का वर्ड यूज़ हो रहा होगा। जब आपके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने लगेंगे तब यहाँ पे इस नेट इनकम के लिए प्री बोनस नेट इनकम का कॉन्सेप्ट आएगा। प्री बोनस मतलब बोनस से पहले, बोनस के बाद वाली नेट इनकम का 5% आपने बोनस देना है। अब यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। हम इसे बड़ी आसान तरीके से समझने हैं कि सर बोनस कैसे मिलेगा। बोनस असल में बराबर है आपकी जो नेट इनकम का 5%, आपकी नेट इनकम का 5%, ये मैंने ऊपर नेट इनकम लिखे हैं। और नेट इनकम इटसेल्फ क्या है, जब हम 2,10,000 में से माइनस कर देंगे बोनस को। असल में नेट इनकम कब निकलेगी आपकी, ये जो 2,10,000 है ये प्री टैक्स या सॉरी प्री बोनस नेट इनकम है। हमें वो वाली नेट इनकम चाहिए जिसमें से बोनस निकल चुका हो, यानी 2,10,000 में से बोनस की अमाउंट जब हम माइनस कर लेंगे तो जो अमाउंट आएगी उसका 5% हमारा बोनस आएगा। ये स्टेटमेंट जिस बच्चे को समझ आ गई उसके लिए आगे कंप्यूटेशन का प्रोसेस बड़ा ही आसान हो जाएगा। मतलब कंप्यूटेशन अलजबरा के रूल से आगे चीज़ें आसान हो गई हैं।
लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पढ़ें कि सर बोनस क्या है, हमारी एक्चुअल नेट इनकम। नेट इनकम मीन्स आफ्टर रिमूविंग ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द बोनस एक्सपेंस इटसेल्फ, बोनस भी हम माइनस करेंगे तो जो इनकम मिलेगी वो नेट इनकम का 5% हमारे पास बोनस एक्सपेंस आएगा। ठीक हो गया। अब बात है कि सर वो आप नेट इनकम कह रहे हैं 2,10,000 में से बोनस की अमाउंट, वो बोनस की अमाउंट तो हमें मालूम ही नहीं है। अब हम अलजबरा को कैसे अप्लाई करते हैं कि लेट बोनस अमाउंट इज इक्वलेंट टू एक्स। हमने बोनस अमाउंट को एक्स के बराबर ले ली, तो यहाँ पे बोनस क्या आ गया, एक्स इज इक्वलेंट टू 5% इंटू 2,10,000 माइनस एक्स। ठीक हो गया। यानी हमने 2,10,000 में से माइनस करना है एक्स। एक्स क्या है, बोनस। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 5% मल्टीप्लाई 2,10,000 माइनस 5% ऑफ एक्स। अब ये यहाँ पे 5% क्या हो रहा है, माइनस इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स लिख देता हूँ, यानी ये चीज़ यहाँ पे माइनस हो रही थी, यहाँ पे आके प्लस हो गई, इज इक्वल टू 5% ऑफ 2,10,000। ठीक है। अब जो 5% ऑफ 2,10,000 है वो एक्चुअली है 10,500। $10,500 हमारा आ गया। 2,10,000 का 5%, ये तकरीबन ये क्या है, 100% है एक्स, और ये क्या है 5%। दोनों में से एक्स को कॉमन ले लें, अंदर क्या बच गया, 105%। ठीक हो गया। अब ये चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। एक्स इज इक्वल टू 10500 डिवाइडेड बाय 105%, तो डैट विल बी इक्वल टू 10,000। अब यहाँ पे मैंने ये सारी जो कंप्यूटेशन है, इसमें कुछ बच्चे हमें चाहिए कहेंगे कि सर इफ़ वी विल टेक 5% ऑफ 2,10,000 दैट कैन बी अ बेटर सोल्यूशन टू फाइंड द बोनस। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है या उसका नुकसान क्या है वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ, और ये जो आंसर है इसका क्या है इसका भी बता देता हूँ। लेकिन मैं छोटी पहले आपको ये सारी बात रिवाइज़ करवा रहा हूँ, और जब इसके बावजूद भी आपको समझना है तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। बेटा हमने निकालना है बोनस। बोनस कब मिलेगा, जब हम नेट इनकम का 5% लेंगे। अब नेट इनकम क्या है, वो अमाउंट है जब जिसमें से इनकम के अंदर से बोनस माइनस कर लिया जाए, यानी तमाम एक्सपेंसेस जब हम माइनस कर लेते हैं तो बाकी जो अमाउंट बचती है वो नेट इनकम है। अब उन्होंने हमें एक प्री बोनस नेट इनकम दिया 2,10,000 की, यानी उस 2,10,000 में से बोनस की अमाउंट निकालेंगे तो जो आंसर आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क है, क्या आंसर आएगा वो हमें मालूम नहीं है। 2,10,000 में से 5 से बोनस माइनस करेंगे तो उसका नेट इनकम आएगी, उस नेट इनकम का 5% हमारा बोनस आएगा। अब हमें कहेंगे कि सर यहाँ पे बोनस की अमाउंट तो मालूम नहीं है, तो क्या चीज़ माइनस करेंगे, वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। सो वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। बोनस को इज इक्वल टू एक्स ले लिया, एक्स यहाँ पे रह गया, इज इक्वल टू 5% मल्टीप्लाई 2,10,000 माइनस एक्स। अब 5% ऑफ 2,10,000 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और 5% ऑफ एक्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया वो 10,500 आ गया। और ये 5% ऑफ एक्स यहाँ पे माइनस की फॉर्म में आ गया, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब ये इज इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो ये प्लस आएगा। अब ये इट सेल्फ क्या है, ये 100% है। जो सिंपल एक्स लिखा हुआ है वो 100% है। 100% प्लस 5% इट विल बी 105% ऑफ एक्स। ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू ये 2,10,000 मल्टीप्लाई 5% 10,500 है। ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो एक्स इज इक्वल टू 10,500 डिवाइडेड बाई 105%। इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, $10,000 आएगा। अब मैं आपको एक बात जो बता रहा था कि इस वाले आंसर में और उस वाले आंसर में फ़र्क क्या है। उस वक्त हमें बोनस कितना देना पड़ता, हमें 10,500 का बोनस देना पड़ता। अगर हम सिंपल 2,10,000 का 5% कैलकुलेट कर लेते, जो कि आसान तरीका आपको लग रहा था, तो गलत कॉन्सेप्ट गलत बन रहा था, और उसका जो आंसर आ रहा था उससे आपको अमाउंट ऑफ बोनस भी ज़्यादा पे करना पड़ता, 10,500 पे करना पड़ता। लेकिन आपने सही प्रोसेस को अडॉप्ट किया और आपने जब बोनस निकाला तब आपके पास जो बोनस की अमाउंट आई है 10,000 आई है। यानी आपने टोटल जो सेविंग की है, कितने की है, $500 की आपने सेविंग कर ली है। ठीक हो गया। एक तो ये कॉन्सेप्ट। दूसरी बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि जब भी हम ये नेट इनकम की बात करेंगे, इसमें तमाम के तमाम एक्सपेंसेस माइनस करने की बात करेंगे। अगर लेट्स सपोज पेपर में मैं आपको नेट इनकम का कॉन्सेप्ट देता हूँ और मैं कहता हूँ कि सैलरीज एक्सपेंस भी माइनस करनी है,
और यूटिलिटी बिल्स भी, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस भी माइनस करने हैं, उनकी अमाउंट्स भी दे देता हूँ। तो जब मैं आपको बोनस निकालने को कहूँगा, आप इस 2,10,000 में से बोनस को एक्स ले लेंगे, माइनस सैलरीज एक्सपेंस की जो अमाउंट होगी वो भी माइनस कर लेंगे, और यूटिलिटीज़ एक्सपेंस की जो अमाउंट होगी वो भी माइनस करेंगे। तो तमाम की तमाम चीज़ें 2,10,000 से माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी, डेट विल बी योर नेट इनकम। ये मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि अगर पेपर में मैं इस तरह का कोई क्वेश्चन दूँ तो मैं उसे थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग बना सकता हूँ। तो आपने जहन में सिर्फ नेट इनकम का अपना माइंड सेट क्रिएट रेडी रखना है कि जब तक आप तमाम के तमाम एक्सपेंसेस अपने माइनस नहीं करेंगे, आपकी नेट इनकम नहीं निकलेगी, और नेट इनकम नहीं निकलेगी तो उसका 5% बोनस आपकी वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है वारंटी लाइबिलिटी। पहले तो बात यह कि कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट गारंटी और वारंटी में फ़र्क नहीं पता, उस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें। गारंटी क्या होती है? ये एक वर्बल बात होती है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, यानी हम किसी को कहना हम आपको गारंटी देते हैं, ये वर्बल बात है। जबकि वारंटी इज इटसेल्फ इज़ अ डॉक्यूमेंटेड थिंग। वारंटी इज़ बेसिकली अ डॉक्यूमेंटेड थिंग, और जिसे हम सारा रूल्स फॉलो करने के बाद क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे वारंटी लाइबिलिटी के अंदर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि जब हम कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं उस वक्त हम उसे कह देते हैं कि सर फॉर एग्जांपल ये चीज़ है $1,00,000 की, एग्जांपल के तौर पे भी समझा रहा हूँ, बुक से भी मैं कंसल्ट नहीं कर रहा, आपको सिर्फ आइडिया क्रिएट कर रहा हूँ। $1,00,000 की चीज़ है, हम कहते हैं सर इसका 5% अगर कोई डैमेज हुआ, यानी 5,000 तक हम आपको वारंटी देंगे। ठीक है। अब जब तक वो बंदा हमारे पास आके कहता नहीं है ना कि सर मुझे आपने 5,000 का क्लेम दें, तब तक आपने अपने लिए क्या क्रिएट कर लिया है? लाइबिलिटी। आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और वारंटी का एक्सपेंस क्या हो रहा है? जो है ना, आपका वारंटी का एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। मतलब 5,000 रुपये आप अपना प्रॉफिट नहीं कंसीडर करें, आप उसे एज एन एक्सपेंस रख रहे हैं कि ये एक्सपेंस बढ़ गया और लाइबिलिटी भी बढ़ गई। लेट्स सपोज वो बंदा आपके पास 2 महीने बाद आता है, वो कहता है कि सर मुझे ना इस प्रोडक्ट के अंदर $1,000 का नुकसान हो गया, ये इस $1,000 का इसमें मैं क्लेम करना चाह रहा हूँ। तो आपने अपने $5,000 में से $1,000 की लाइबिलिटी क्या कर देनी है? कम कर देनी है, क्योंकि 5,000 की टोटल लाइबिलिटी आपने बढ़ा रखी थी। जब आपने 1,000 का उसे क्लेम दे दिया है तो अब आपकी बाकी लाइबिलिटी कितनी रह गई है? $4,000 की। तो आपकी $1,000 से लाइबिलिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक है, एक तो ये वाली बात। दूसरी बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि जब हम लाइबिलिटी को कम कर रहे होंगे तब हमें अपने एसेट्स में से कोई चीज़ उसे क्लेम के तौर पे देने होंगे। यानी हमारे पास अगर एसेट्स में कोई चीज़ पड़ी हुई थी $1,000 की, अब क्योंकि उसने $1,000 का क्लेम किया है तो लाइबिलिटी क्योंकि कम हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपके एसेट्स भी $1,000 से कम हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमारी बात समझ आ गई। अब हम यहाँ पे इसे पढ़ते हैं वारंटी लाइबिलिटी को। उन्होंने एक एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा डीलर सेल्स अ यूज्ड कार। एक डीलर ने यूज़ कार सेल की है जिसकी वर्थ थी $16,000 की ऑन December 1, 2007। December 1, 2007 में को उसने सेल किया विद अ मैक्सिमम 1 ईयर वारंटी, 12,000 माइल वारंटी कवरिंग और 12,000 माइल वारंटी कवरिंग पार्ट। ठीक है। उन्होंने कहा 1 साल की वारंटी है टाइम पीरियड के हिसाब से, या ये गाड़ी अगर 12,000 माइल्स तक चलती है उस तक की इसके हर पार्ट्स की हम आपको वारंटी देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद वो क्या कहते हैं कि द डीलर एक्सपेंसेस दैट शोज द डीलर्स एक्सपीरियंस शोज दैट द वारंटी एक्सपेंस एवरेज 4% ऑफ कार सेलिंग प्राइस। जो कहते हैं जो गाड़ी की 16,000 की सेलिंग प्राइस है उसका नियर अबाउट 4% क्या है, आपको वारंटी अपने लिए क्रिएट करनी पड़ेगी, लाइबिलिटी। ठीक है। अब पहली बात है कि डीलर ने अपनी एस्टिमेटेड वारंटी को रिकॉर्ड किया है, मतलब अगर जो 16,000 की उसकी अमाउंट थी, गाड़ी की वैल्यू थी, उसका 4% उसने क्या किया अपने लिए वारंटी, जिसकी वैल्यू क्या बनी है? $640। $640। अब यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी? क्योंकि अभी हमने ये 640 अपने पास सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख ली है, अभी तक हमने ये लाइबिलिटी उसे पे नहीं की, तो हम यहाँ कहेंगे कि एस्टिमेटेड वारंटी एक्सपेंस डेबिट, अपने एक्सपेंस बढ़ा लिया $640 से, और एस्टिमेटेड वारंटी पेएबल
क्रेडिट विद $640। आपने अपनी लाइबिलिटी भी बढ़ा ली और एक्सपेंस भी बढ़ा लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने अगली बात की है, कहते हैं कि टू फर्दर एक्सटेंड दिस एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को लेते हुए, suppose that the customer returns the car for a warranty repair on this January 9, 2008. The dealer performed this work by replacing पार्ट्स कॉस्टिंग $200। तो इसकी एंट्री बता दें। उन्होंने कहा कि आपका कस्टमर जो था ना, आपके पास वापस आया, उसने आपको कहा कि आपने अपनी जो आपने जो गाड़ी दी थी उसमें 200 का कोई स्पेयर पार्ट है वो ख़राब हो गया, वो आप काइंडली इसे रिप्लेस करके दें, ठीक है। अब जब हम ये $200 का स्पेयर पार्ट उसे देंगे, हमारी जो टोटल लाइबिलिटी थी $640 की, उसमें से $200 की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे जब ये लाइबिलिटी बढ़ रही थी क्रेडिट साइड पे आ रही थी, अब हम इसे डेबिट साइड पे ले आते हैं। एस्टिमेटेड वारंटी पेएबल डेबिट विद $200, और जो स्पेयर पार्ट, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना एसेट अपना कम करना होगा, क्योंकि आपने $200 का स्पेयर पार्ट उन्हें रिप्लेस करके दिया, आपके जो एसेट्स या जो गोडाउन में स्पेयर पार्ट्स जो क्या हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे विद द सेम $200, ठीक है। वारंटी पेबल भी, लाइबिलिटी भी आपकी कम हो गई और आपका एसेट भी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कंटीजेंट लाइबिलिटी की। कंटीजेंट लाइबिलिटी किसे कहते हैं वो अब हम समझ लेते हैं। ये आपका ये टॉपिक वारंटी वाला कंप्लीट हो गया। कंटीजेंट लाइबिलिटी इज़ द लाइबिलिटी दैट यू मे से इज़ अ लाइबिलिटी दैट विल arise in the future on the basis of past transaction। यानी आपने कोई माजी में या अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई ऐसी की है जिसके अंदर कोई बात होगी जो कि फ्यूचर में अराइज होगी और वो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि सर ये जो वारंटी वाला कॉन्सेप्ट है, हमने पास्ट में ट्रांजैक्शन की थी कि हमने गाड़ी सेल की थी और फ्यूचर में उसकी लाइबिलिटी पे करनी है, तो ये डेफिनेटली इट इज़ बेसिकली अ कंटीजेंट लाइबिलिटी, यानी जो फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगी लेकिन किसके बिहाफ पे करेगी, आपके पास्ट ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे करेगी, ठीक हो गया। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, यानी आप ये इसमें कुछ रीजंस बताएंगे थ्योरेटिकल अगर हम बात करें, दैट व्हाट आर द रीजंस ऑफ द कंटीजेंट लायबिलिटी। कुछ लीगल क्लेम होता है, यानी आप ये चीज़ क्यों कर लेते हैं, आप फ्यूचर में आप अपनी कंटीजेंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि कानूनी तौर पे आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि सर ये पास्ट में इंसिडेंट हुआ है, पास्ट में कोई ट्रांजैक्शन हुई है, इसकी वजह से अब हम ये एक्टिविटी और या ये फ्यूचर में हम ये ट्रांजैक्शन करेंगे। यानी आप कंटीजेंट लायबिलिटी जब क्लेम हो जा रही होती है तब हम क्या कहते हैं कि क्योंकि पास्ट में इंसिडेंट हुआ था, पास्ट में देयर वाज अ प्रॉमिस दैट वी विल प्रोवाइड यू द सर्विस इन द फ्यूचर, अब क्योंकि फ्यूचर आ गया है अब आपने अपना वो प्रॉमिस पूरा करना है। इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं, इसे कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। डेट गारंटी, अब यहाँ पे क्या है, वही वाली बात है कि वर्बल एक कमिटमेंट हो जाती है। अगर हम उन्हें कह रहे हैं कि सर हम आपको फ्यूचर में देंगे, इसका मतलब है कि फ्यूचर में वो हमारे पास आएंगे आज के इवेंट की वजह से, और फ्यूचर में ये आज का इवेंट क्या बन जाएगा, पास्ट ट्रांजैक्शन बन जाएगी। अदर कंटीजेंसीज का कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ और बातें जो आपको अपने बिजनेस में गुडविल की बिहाफ पे, यानी अगर आप लोगों को उनका क्लेम वापस नहीं करेंगे, आपकी गुडविल डैमेज हो सकती है, आपकी कंपनी की रेपुटेशन का मसला आ सकता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंटीजेंट लायबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। यानी अगर आप फ्यूचर में अपनी बात से मुकर जाएं एंड यू विल से दैट सर वी आर नॉट रेडी टू फुलफिल द कमिटमेंट, इससे क्या होगा, आपकी गुडविल डैमेज होगी, आपकी जो कंपनी की रेपुटेशन है या जो उसका नाम है वो मार्केट में डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक हो गया। इसके बाद कॉन्सेप्ट है टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो का।
जहाँ तक बात रही टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो, इट इज़ बेसिकली अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू अंडरस्टैंड। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपने एक इनकम जो कि ज़्यादातर ऑपरेटिंग इनकम ही होती है, आपकी इनकम बिफोर इंटरेस्ट जो होती है ना, ऑपरेटिंग इनकम होती है, उस इनकम को कंपेयर करना है विद द इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स सपोज आपने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया $100 का, उसमें से आपने $50 की पेमेंट कर दी ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने $50 का किया, तो ऑपरेटिंग इनकम आपके पास कितनी आ गई? $50 का। अब इसमें से आपने टैक्स भी इंटरेस्ट भी पे करना है, इसमें से आपने टैक्स भी पे करना है, और उसके बाद आपके पास आ जाएगी एंडिंग इनकम। और लेट्स फॉर इंटरेस्ट आपने $10 किया, टैक्स आपने $10, आप $30। अब जब आप अपने इंटरेस्ट को मैयर करने लग जाएंगे, अपनी इनकम को मैयर करने लग जाएंगे इंटरेस्ट फैक्टर के साथ, यानी मैंने $30 अपनी इंटरेस्ट का आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? $10। 30 को 10 से कंपेयर करेंगे तो 3 टाइम्स आपने इंटरेस्ट का अर्न किया, 3 टाइम्स ऑफ योर इंटरेस्ट, यानी ये 10 का कितने टाइम है? 3 टाइम्स ऑफ योर इंटरेस्ट यू हैव अर्नड, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि आप एंडिंग प्रोडक्ट देख रहे हैं, उससे पहले आपने कुछ $50 भी अर्न किया। आप अपने आप को जब 3 टाइम्स कह रहे हैं कि मैंने 3 टाइम्स अर्न किया, इस फैक्टर को जब आप देखेंगे और जब आप $50 वाला या $50 को कंपेयर करेंगे $10 के साथ, जो 5 टाइम्स है, ये आपको ज़्यादा ईज़ प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा कि मैंने जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसका 5 टाइम्स मैंने खुद अर्न किया। जबकि एंडिंग इनकम के ऊपर जब जाएंगे तो आपकी 3 टाइम्स अर्निंग होगी, जो आपकी एफिशिएंसी पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेगी। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि इंटरेस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमने किसी पार्टी को एज इट इज़ दे देना है। किसी से हमने पैसे लिए थे, बिज़नेस हमने खुद किया, प्रोडक्ट हमने खुद बनाई, उसे सेलिंग एक्टिविटी हमने खुद परफॉर्म की, सारी बिज़नेस में हमने मेहनत खुद की, क्योंकि उस बंदे का पैसा हमारे पास था विदाउट डूइंग एनीथिंग। उस बंदे ने सिर्फ आपको पैसा दिया, उसके बाद उसने कुछ मेहनत नहीं की, आप उसे $10 दे रहे हैं। ये बात आपके लिए बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करती है। आप कहते हैं कि यार वो बंदा जिसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पैसा मुझे दे दिया था, वो मुझसे $10 ले रहा है। तो आपको टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो का कॉन्सेप्ट क्या बताता है? एक ईजी एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है कि जो आप $10 दे रहे हैं उसका कितने टाइम्स आपने अर्न किया। यानी उस बंदे का पैसा तो आ गया, उस पैसे को इस्तेमाल करके अपना बिजनेस, अपना माइंड, अपनी ऑपरेशंस और अपने जो है ना स्किल्स को यूज़ करने आप करके आपने कितने टाइम्स अर्न किया? तो आपने इंटरेस्ट का 5 टाइम्स अर्न किया। डेट इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट अर्नड रेशो, यानी कितने टाइम्स आपने अर्न किया है इंटरेस्ट का, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट यू हैव अर्न। तो हमने यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि $50 हमारे पास क्या आया है, अपनी ऑपरेटिंग इनकम आई है, और $10 हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हम उस इंटरेस्ट का तकरीबन 5 टाइम्स अर्निंग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे लिए क्या है, एक मोड ऑफ सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास that is basically the end of your chapter, theoretical discussion of the chapter. Now in the next video we will continue the numerical discussion of this chapter. Till then, Allah Hafiz.